मुझे लगता है कि उससे पहले तर्क वितर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कहानी इतनी लंबी है और कहानी में इतनी उलझनें हैं, इतने लेयर्स हैं कि हमें कभी-कभी लगता है कि इस पर 3 घंटे की एक बहुत अच्छी फ़िल्म बन सकती है। ख़ैर असल ज़िंदगी में जिसके साथ ये घटना घटी है, उसे पता होगा कि कैसी ज़िंदगी अचानक खुशहाल ज़िंदगी कैसे दर्दनाक बन जाती है। तो सीधे कहानी पर आते हैं। कहानी है एनी दीवानी की। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, हो सकता है कुछ लोग अनजान हों। तो ये कहानी उन्हीं की है। एनी दीवानी जो कि शादी से पहले एनी हिंदुजा हुआ करती थी। एनी स्वीडन की रहने वाली भारतीय मूल की नागरिक थी, जो कि अपने परिवार के साथ वहाँ रहती थी। विनोद हिंदुजा बहुत बड़ा नाम थे, हैं वहाँ के स्वीडन के। तो एनी बचपन से ही बहुत ही हँसमुख स्वभाव की, चंचल, नॉटी, सबका दिल जीतने वाली, हमेशा जब खुद हँसती तो दूसरों को हँसाने का शौक रखती थी। और उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और फिर स्वीडन में ही एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगी। जॉब करने के बाद उनको अक्सर काम के सिलसिले में लंदन जाना पड़ता था, तो लंदन जाने के दौरान ही उनकी मुलाकात होती है श्रेयन दीवानी से, जो कि एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन, सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट इंसान, एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। और धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती, मुलाकातें प्यार में बदल जाती है, दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों डेट करने लगते हैं। तो एनी और शेन को लगता है कि अब रिश्ते को एक नाम देना चाहिए, रिश्ते को एक पड़ाव पर ले जाना चाहिए और शादी करना चाहिए। तो एनी अपने परिवार वालों से श्रेन की मुलाकात करवाती है। श्रेन उनके परिवार वालों को बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है दोनों परिवार वालों को कि मेड फॉर ईच अदर हैं ये, तो शादी क्यों नहीं करवा ली जाए। तो डेट वेट तय होता है और फिर भारत यानी इंडिया से शादी होती है। इंडिया में मुंबई में एक होटल है लेक साइड, वहाँ पर शादी की जाती है 2010 में। शादी के बाद दोनों मिलकर साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं, जहाँ वो अपने हनीमून के लिए जा रहे होते हैं। साउथ अफ्रीका के एयरपोर्ट उतरते हैं वो। और मैं सिटीज़ के नाम बहुत ही पर्टिकुलरली नहीं ले रही हूँ कि बहुत ही डीपली, कहानी है, कहानी की तरह ले रही हूँ। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव बनानी होती है कहानी। हाई प्रोफाइल केस है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को जगह मिल जाएगी, इसलिए मैं मुद्दे की बात करती हूँ। तो ये दोनों साउथ अफ्रीका पहुँचते हैं, एक एयरपोर्ट पे उतरते हैं, वहाँ से एक टैक्सी लेते हैं और जंगल सफारी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो लोग जंगल सफारी करते हैं। आपको पता ही होगा कि साउथ अफ्रीका के जो अफ्रीका के जो जंगल होते हैं स्पेशली पर्टिकुलर इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस है। तो जाते हैं और 4 दिन वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वहाँ से निकलते हैं केप टाउन के लिए। जैसे कि केप टाउन आप लोग जानते ही होंगे कि वर्ल्ड की 10 ब्यूटीफुल सिटीज़ में से एक मानी जाती है। तो केप टाउन के लिए निकलते हैं, वहाँ पर उन्हें एक ड्राइवर उन्हें रिसीव करने आता है एयरपोर्ट पे, जो उन्हें होटल तक ले जाता है, जिसका नाम था ज़ोला टेंगो। ये भी इस पूरी कहानी का एक सेंट्रिक कैरेक्टर होता है, बिल्कुल वो कैरेक्टर है। ज़ोला इन्हें होटल ले जाता है, होटल में उन्हें ड्रॉप करता है और फिर होटल में वो रेडी-वेडी होते हैं और फिर शाम को खाने के लिए रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं और ज़ोला टेंगो ही जो उनका ड्राइवर है, वही उनको लेकर जाता है। फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर रात को ये लोग डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद साथ में निकलते हैं गाड़ी से। और अ अ, डिनर करने के लिए जो श्रेयन और एनी थे, उन्होंने जिस होटल में रुके थे वहाँ उन्होंने डिनर नहीं किया। ज़ोला टेंगो को कहा कि कहीं कुछ थोड़े दूर अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, जहाँ पर थोड़ा हमें सिटी भी देखने को मिल जाएगा और हम थोड़ा एन्जॉय भी कर लेंगे, थोड़ी नई जगह होगी। तो ज़ोला टेंगो उन्हें रेस्टोरेंट में ले जाता है, जो थोड़े सुनसान अच्छे इलाके में रहता है। और फिर वहाँ से ये लोग रात को निकलते हैं और फिर अपने होटल की तरफ लौट रहे होते हैं डिनर करके। तो रास्ते में श्रेयन उनको कहता है कि थोड़ा हमें आप निकले हैं तो थोड़ा सैर करते हुए जाते हैं कुछ अच्छे इलाकों से। तो ज़ोला टेंगो उनको एक ऐसे इलाके में ले जाता है जो काफ़ी, जो शहर की भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर का इलाका था। जैसे कि आप साउथ अफ्रीका, अगर आप में से लोग जो भी गए हैं या जो नहीं गए तो बता दें कि वहाँ पर ये जो लूट-पाट होती है, चोरी, स्नैचिंग जो होती है, पर्स छीन लेना, छीन कर भाग जाना, ये छोटी-मोटी चोरियों के लिए साउथ अफ्रीका का जो केप टाउन है स्पेशली बहुत ही पॉपुलर है इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पर इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है, लोग अच्छे हैं, बट हर जगह ऐसे लोग होते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हैं। स्पेशली किडनैपिंग के लिए जो केप टाउन में बहुत किडनैपिंग के केसेस होते हैं। तो एनीवेज़, तो ये रास्ते पे निकलते हैं
और गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती है। जैसे ही ज़ोला टेंगो गाड़ी को स्लो करता है टर्न लेने के लिए उस सुनसान रास्ते पे, जो कि एक स्लम इलाका था, जो भीड़-भाड़ से दूर था, सुनसान इलाका था। जैसे वो गाड़ी टर्न लेने की कोशिश करता है, तब तक एक पंजा गाड़ी के आगे वाले बोनट पर सीधे काँच पर लगता है। ये सारे लोग सन्ने रह जाते हैं। श्रेयन और एनी जो कि बैक सीट पर बैठे थे, ज़ोला जो कि ड्राइविंग सीट पर ड्राइव कर रहा था, ये सारे लोग स्तब्ध रह जाते हैं 1 सेकंड के लिए, शॉक्ड कि ये क्या? और वो गाड़ी रुकती है। अब जैसे ही ये लोग रिएक्शन से बाहर निकले, अपने ज़ोन से बाहर निकले, तब तक जो 2 लोग होते हैं वहाँ पर, वो आकर उनमें से एक पीछे वाली सीट पर जाकर श्रेयन और एनी के साथ बैठ जाता है, और जो ज़ोला है उसको साइड में करके ड्राइवर सीट पे वो दूसरा बंदा बैठ जाता है, जो दो क्रिमिनल्स रास्ते में मिलते हैं। अब होता ये है कि गाड़ी को अपनी रफ्तार में तेज करके वो एक क्रिमिनल जो है, वो एक जो बंदा रहता है, वो आगे चलाने लगता है गाड़ी, और थोड़ी आगे जाने के बाद वो लोग ज़ोला को गाड़ी से धक्का मार के गिरा देते हैं, और फिर गाड़ी रफ्तार से तेज भगाने लगते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग श्रेयन को भी धक्का मार के निकाल देते हैं। अब फिर बचती है सिर्फ एनी। अब एनी दीवानी बैक सीट पर बैठी है, उसके साथ एक क्रिमिनल बैठा, और जो आगे एक बंदा है वो ड्राइव कर रहा है। ये चीज़ यहाँ होती है। वहाँ श्रेयन पागलों की तरह रात भर उस सुनसान रोड से बाहर निकल कर आसपास लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है, और ज़ोला को तो चूंकि बहुत पहले ही उतार दिया था, तो उस पर मैं बाद में आती हूँ। तो यहाँ पर अब श्रेयन पागलों की तरह सबसे मदद मांगता है, तो उसे एक लोकल आदमी मिलता है जो सीधे पुलिस को इन्फॉर्म करता है वहाँ से, और फिर पुलिस अपने एक्शन में आती है। और जब पुलिस को ये पता चलता है कि ये जो कि श्रेयन थे, श्रेयन इंग्लैंड के रहने वाले थे, मुलाकात भी लंदन में हुई थी श्रेयन और एनी की, तो इंग्लैंड के नागरिक हैं, बाहर से आए हुए हैं और हमारे देश में हनीमून के लिए आए थे, तो एक पुलिस की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, अलग से एक जिम्मेदारी बन जाती है इस केस को बहुत सीरियस लेने की, क्योंकि वो बाहर के नागरिक थे, वहाँ के देश के लोग भी इसके लिए एक्शन लेंगे, वहाँ के लॉ भी बहुत वो होगी, स्पेशल इंग्लैंड है। तो ब्रिटिशर्स थे सारे, एक तरह से देखा जाए तो वहाँ के नागरिक थे। तो पुलिस एक्शन में आती है और एक अलग से फोर्स बनाती है, एक टीम बनाती है इस केस के लिए। अब वो लोग एनी को ढूंढना शुरू करते हैं। वहाँ से हमारे जो श्रेयन है, श्रेयन होटल पहुँचते हैं, होटल में जाके पुलिस वालों को वो एक जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट रात का हाल बताते हैं। उसी बीच पुलिस वालों रात को 1 डेढ़ बजे करीब पुलिस वालों के हाथ ज़ोला भी लग जाता है, जो कि ड्राइवर था। ड्राइवर भी आकर वही चीज़ बताता है जो श्रेयन ने बताया था, जो गाड़ी में उनके साथ हादसा हुआ था, उसका स्टेटमेंट भी लिया जाता है, और अब एनी की तलाश की जाती है, शुरू की जाती है। यहाँ सब पुलिस अपनी पूरी ज़ोर शोर से तलाश कर रही है, और वहाँ पर विनोद हिंदुजा जो कि एनी के पिता थे, उनको ये खबर पहुँचाई जाती है स्वीडन में। वो वहाँ से फ्लाइट लेते हैं। ये सारी बात जो है वो 14-15 नवंबर के आसपास की बात है, 13-14 नवंबर की। तो अब वो वहाँ से निकलते हैं स्वीडन से, फ्लाइट लेते हैं रात को, और एयरपोर्ट पे बैठे हैं, फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं कि फिर वो सीधे टेक ऑफ, और वो पहुंचे अपनी बेटी के पास। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। अब किस तैयारी की मैं वो आपको बताती हूँ आगे। तो अब यहाँ पुलिस छानबीन करती है, और तब तक पुलिस के हाथों वो गाड़ी लगती है जो कि ज़ोला टेंगो की थी, उस ड्राइवर की गाड़ी थी। गाड़ी को देखते हैं, जैसे आगे की देखती है पुलिस, तो कोई नहीं है। जैसे ही वो बैक सीट पर पहुंचती है, तो वहां पर उनको एनी दीवानी की लाश मिलती है, लहूलुहान लाश। उसे 3 गोली लगी थी, और ये लाश देखते ही पुलिस एक्शन में आती है, और पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाता है। ये खबर श्रेयन तक पहुंचती है, खबर श्रेयन के जरिए विनोद हिंदुजा तक पहुंचते, जो कि एयरपोर्ट पे भी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे और पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे। वो पूरी तैयारी थी उनकी, उनके पास नोटों का भरा बैग, पैसे, वो पूरी तैयारी के साथ थे कि केप टाउन है, केप टाउन में किडनैपिंग वगैरह कई बार आम बात हो जाती है, और लालच ज़्यादा से ज़्यादा किडनैपर का होगा, जो एनी को लौटाने के बदले एक फिरौती मांगेंगे, और वो फिरौती देके अपनी बेटी को छुड़ा देंगे। ये उनकी तैयारी थी। बेचारे सुनते हैं और वो शॉक रह जाते हैं। किसी तरह से आनंद फानंद में वो भी पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका। यहाँ पुलिस अपनी पूरी इंक्वायरी करती है, उन्हें क्राइम सीन से
कोई चीज़ नहीं मिलती, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जिसे वो सबूत के तौर पर आगे ले जा सके। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे क्या करे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार फिर से पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा चुकी है, उन्हें ऐसा लगता है कि कार से शायद उनको कुछ ऐसी क्लू मिल जाए कि कुछ पता चल सके कि कैसे क्या हुआ। कार पर उन्हें मिलता है पंजे का वो निशान जो अ, जिससे ये पता चल सकता था कि वो किसका है। तब इंक्वायरी की जाती है और पंजे के निशान से ये पता चलता है कि वो एक वहाँ के छोटे मोटे क्रिमिनल का ही वो था, पंजे का निशान था, जो कि छोटी मोटी चोरियां वोरियां करता था, जिसके लिए कई बार वो जेल भी गया है, बट उसने कभी इस तरह की केसेस नहीं किए थे कभी। मतलब उसको इन सब चीजों के लिए कभी मर्डर या इतने बड़े क्राइम केसेस उसने कभी नहीं किया था, जिसका नाम था जिलोले मंगिनी। जिलोले मंगिनी ये एक छोटा मोटा चोर था। अब पुलिस उसे पकड़ती है और जब रिकॉर्ड चेक करती है तो इसने तो छोटी मोटी चोरी की, तो मर्डर वो कहता है, वो कबूल कर लेता कि हाँ उस गाड़ी में उस दिन वो भी था, उस क्राइम में कहीं ना कहीं वो शामिल भी था, पर वो एक चीज कहता है कि मैंने गोली नहीं चलाई। तो कहता है तो और कौन थे, तो बताता है, तब वो नाम लेता है क्वाबे का। क्वाबे जो था वो भी इसमें शामिल था, और वो कहता है कि गोली मैंने नहीं, क्वाबे ने चलाई। अब पुलिस क्वाबे को ढूंढती है जो कि दूसरा अपराधी था। दो लोग थे उस क्राइम में। अब पुलिस ढूंढना शुरू करती है और दूसरे दिन क्वाबे भी मिल जाता है। अब क्वाबे से पूछा जाता है तो क्वाबे कहता है कि उसे इस क्राइम के बारे में नहीं पता था, और क्वाबे का जब रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो वो भी एक छोटा मोटा चोर था, उसने भी कभी मर्डर बड़ी बड़ी जो अपराध होते हैं उससे वो बचा हुआ था। तो क्वाबे को पूछा जाता है कि तुमने ये क्यों किया, तो वो कहता है कि मुझे तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि इस तरह का एक केस है, उसके लिए मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है ये भी ट्राई किया जाता है। अब वो नाम लेता है मोंडे का। मोंडे जो कि एक होटल में रिसेप्शनिस्ट था। अब मोंडे को ढूंढा जाता है। मोंडे को ढूंढने पर मोंडे मिलता है जो कि कोलोजियम होटल में रिसेप्शन का काम करता था। अब मोंडे से पूछा जाता है तो मोंडे उसे सच सच बताता है, जिसको सुनने के बाद पुलिस थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है। मोंडे कहता है कि उसका तो रिकॉर्ड ऐसा था, पुलिस ने जब चेक किया तो मोंडे का तो कुछ भी वो नहीं था, एक शरीफ इंसान था, वो रिसेप्शन पे काम करता था, उसका तो बिल्कुल रिकॉर्ड क्लियर था। तो कहता है कि हमें तो इस सब चीज़ों में हमने कभी वो नहीं किया, और इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। बस मैंने दो लोगों को मिलाया था, दो पार्टी को मिलाया था। वो पुलिस वाले पूछती दो पार्टी मतलब, तो वो जो कहता है पुलिस सुनकर शॉक रह जाती है। मोंडे बताता है और उसके मुंह से वो नाम निकलता है, जोला टैंगो का। अब आप भी शायद समझ गए जोला टैंगो, जो कि श्रेयन और एनी का ड्राइवर था, जो इतने दिनों से उनके साथ था, जो होटल से यहाँ तक लेकर आया था, सारी चीजें उनके साथ गाइड की तरह था, वो जोला टैंगो। मोंडे बताता है कि जोला टैंगो जो कि मेरा दोस्त है वो मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा। अब जोला टैंगो को, वो तब तक फरार हो चुका था, अब जोला टैंगो को बुलाया जाता है, पकड़ के 2-3 दिन में लाया जाता है। हाथ लगने के बाद जोला टैंगो पहले तो सारी चीजों से मना करता है, हाथ खड़े कर देता है कि ऐसे नहीं, गलत है ये। पर पुलिस जब अपने रवैया पे आती है और जब पुलिस उसे थोड़ा सा इमोशनली लालच देती है कि अगर तुमने मुंह खोल दिया, सब सच बता दिया, तो तुम्हें सजा कम मिलेगी, अदरवाइज तुम गए। और जोला टंगो की एक नॉर्मल ड्राइवर था, उसका ये सब कभी काम नहीं था, उसने सब नहीं किया था, तो कहता है कि ठीक है मैं सब सच सच बताता हूँ। अब उसका सच सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन निकल जाती है। जोला टैंगो कहता है कि मैंने ये जो भी किया, हाँ ये मैंने किया, मुझे सब पता था, पर ये जो प्लानिंग थी ये ये कोई इत्तेफाकन मर्डर नहीं था, या हमें लालच में आकर हमने मर्डर नहीं किया, ये तो वेल प्लान्ड मर्डर था। ये सारी चीजें पहले से प्लान थी, और इस प्लानिंग के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो कोई और नहीं बल्कि एनी के पति श्रेयन दीवानी थे। जी, ये वही पति श्रेयन दीवानी, जिसे मेड फॉर इच अदर कहा जा रहा था, एनी के पति जो हनीमून पर आए थे अपनी पत्नी के साथ, ये उनकी प्लानिंग थी। अब आप सोचेंगे क्यों, तो हाँ हाँ आगे आपको सब कुछ पता चलेगा। तो श्रेयन का नाम सुनते ही पुलिस हैरान तो हो जाती है, पर सिर्फ स्टेटमेंट पर, एक ड्राइवर के कहने पर ये चीजें सीधे श्रेयन दीवानी जो कि एक बड़ा नाम थे, एक वो भी
इंग्लैंड के सिटीजन थे, उन पर सीधे वारंट जारी करना और सारे उनके देश को भी प्रॉब्लम हो, उनको भी प्रॉब्लम हो, और ये बेवकूफ़ी होती। तो पुलिस पहले सबूत इकट्ठा करती है और वो होटल के सीसीटीवी कैमरेज को निकालती है। तब टैंगो जो डिफाइन करता है, जो डिटेल में वो बताता है, वो मैं आपको बताती हूँ। टैंगो बताता है कि जब वो केप टाउन एयरपोर्ट के बाहर जब अपनी गाड़ी लेकर सवारी ढूंढ रहे थे, मतलब कि कोई मिले और मैं लेकर जाऊं, तो श्रेयन की नज़र पड़ती है टैंगो पर, और श्रेयन टैंगो को कहता है कि हमें ले जाओ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो होटल तक उनको छोड़ने जाता है। तब श्रेयन एनी को होटल में छोड़कर वापस टैंगो के पास आता है और टैंगो की गाड़ी में बैठकर टैंगो से कहता है कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की ज़रूरत है। टैंगो कहता है, सर मैं तो ये सब नहीं जानता। कहता है कि तुम बताओ, क्या तुम करोगे ये? तो बता, मैं तो नहीं कर सकता, पर मैं ऐसे लोगों को जानता भी नहीं, पर मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। तब वो मोंडे के पास पहुंचता है। तब मोंडे कहता है कि मैं भी ऐसे लोगों को नहीं जानता, पर मैं, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करवाता हूँ। तब वो क्वाबे को वहां से फोन लगाता है, जो कि सीसीटीवी फुटेज सारे पुलिस के हाथों लगे थे कि क्वाबे कैसे वो होटल के रिसेप्शन पे पहुंचता है, कोलोजियम, वहां मोंडे से बात करता है जोला जो है, फिर मोंडे कैसे बैक ऑफिस में जाता है, वहां से कॉल लगाता है क्वाबे को। सारे सीसीटीवी फुटेजेस हैं ऑलरेडी नेट पर, इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप लोग देख भी सकते हैं। फिर वो क्वाबे को वहां से फोन लगाता है। फिर क्वाबे एक्शन में आता है और क्वाबे अपने साथ फिर वो जो जिलोलो था वो उसको भी अपने साथ लेता है, और ये सारी एक टीम बनाकर फिर ये प्लान में शामिल हो जाते हैं। तो जोला बताता है कि उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें दी, उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको 15,000 रेंट दूंगा। 15,000 रेंट मतलब जो कि साउथ अफ्रीकन करेंसी है, उसका मतलब अगर देखें तो अब तक के हिसाब से 75,000 के करीब होगा। उतना अमाउंट वो देने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो कहता है कि मैं आपको अगर डॉलर में दूँ, तो जोला कहता है नहीं, हमें तो रेंट में चाहिए। तो वो करेंसी एक्सचेंज भी करवाता है, जिसके सीसीटीवी फुटेजेस भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, कैसे वो ड्राइवर के साथ करेंसी लेने जाता है और कैसे फिर वो लिफाफा जो पैसे का है वो सब देता है। वो आगे आपको कहानी में भी पता चलेगा। तो जोला को ये सारी चीज़ें करने के लिए कहता है, और जोला उस प्लानिंग के मुताबिक क्वाबे के साथ मिलकर जो रात को उस दिन किस्सा हुआ गाड़ी का, वो होता है। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले पहले, सबसे पहले सबूत इकट्ठा करना शुरू करते हैं श्रेयन के खिलाफ। तो सीसीटीवी फुटेजेस निकलते हैं, जिस पर ये दिख तो रहा है कि कैसे वो जोला के साथ अकेले में मिल रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है, फिर कैसे उसे पैसों से भरा लिफाफा जो है वो जोला को दिया है अपने होटल के कमरे से निकाल कर। वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। फिर फ़ोन रिकॉर्ड्स निकाला जाता है, तो फ़ोन रिकॉर्ड्स पर भी वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि हाँ, जोला से बातें हुई हैं, और श्रेयन की वो सारी चीज़ें अपने आप में क्लियर होने लगती हैं। अब चूँकि जो श्रेयन थे वो अब तक लौट चुके थे इंग्लैंड। अब श्रेयन पर हाथ डालना यानी दूसरे देश में आप जा चुके हैं, तो अब उसके लिए कुछ कई कानून हैं, लॉज हैं, किसी और देश से किसी अपराधी को पकड़ के लेकर आना, तो वो पहले पुलिस वाले वारंट जारी करते हैं श्रेयन के खिलाफ। अब श्रेयन के खिलाफ वारंट जारी हो जाता है, पर श्रेयन का वकील कहता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, अभी उनको नहीं भेज सकते, और 4 साल तक ये सारी चीज़ें कोर्ट के ज़रिए इंग्लैंड में ये केस चलता है, और फिर उन्हें लाया जाता है यहाँ पर। 4 साल बाद किसी तरह से इंग्लैंड की कोर्ट जो है इन्हें वो कर देती है, परमिशन दे देती है, और साउथ अफ्रीकन पुलिस उन्हें यहाँ ले आती है। यहाँ लेकर आने के बाद उन्हें कोर्ट ले जाया जाता है। इससे पहले मैं एक सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रैक था वो मिस कर गई, मैंने सोचा आगे सुनाऊं, पर नहीं, कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए। जब पुलिस वाले अब सबूत ढूंढ रहे थे, एक एक पुख्ता सबूत चाहिए था श्रेयन के खिलाफ, तो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह काफ़ी नहीं थे। उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पुलिस के हाथों एक ऐसा सबूत खुद आकर लगा उनके हाथों, जो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी थी इस पूरे केस की। वहां पर एक गे प्रोस्टिट्यूट था, जिसका नाम था लियोपोल्ड लाइजर। लियोपोल्ड लाइजर जो कि उसका नाम था, जिसे कहते थे द जर्मन मास्टर। ये एक गे प्रोस्टिट्यूट था। वो पुलिस के हाथों लगता है, वो पुलिस को बताता है। अब वो जो बात बताता है वो पुलिस को और हैरान कर देती है। इस पूरे क्राइम स्टोरी में, इस पूरी कहानी में एक अलग सा मोड़ आ जाता है। ये प्रोस्टिट्यूट बताता है कि श्रेयन उसके साथ
गे रिलेशनशिप में थे। यानी कि जो गे प्रोस्टिट्यूट था, द जर्मन मास्टर लियोपोल्ड, उसके साथ और श्रेयन के बीच संबंध था। वो पैसे देकर उसके साथ संबंध बनाता था। और एक बार श्रेयन ने उसे कहा भी था कि घर वाले मुझ पर शादी का फोर्स कर रहे हैं, बना रहे हैं, जबकि वो तो उसके साथ सेटल होना चाहता है और अब पर शादी का फोर्स हो रहा है तो शादी करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसने लियोपोल्ड को बताई थी। यानी कि वो उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहता था। और पुलिस ये सुनने के बाद अब उस ट्रैक में, उस दिशा में जाने की कोशिश करती है, वहां इंक्वायरी करने की कोशिश करती है। तो उसे पुलिस को एक और चीज मिलती है कि जब हनीमून का पीरियड था, जब वो एनी के साथ घूम रहा था, तो उस बीच भी उसने 2 दिन कंटिन्यू एक एक घंटे एक गे साइट पर, जहां पर उसने अपना एक प्रोफाइल बनाया था श्रेयन ने, जहां पर वो लियोपोल्ड से भी मिला होगा, वहां पर उसने एक एक घंटे उस हनीमून के दौरान भी दिया। यानी कि वो बहुत सीरियस था उसको लेकर। अब पुलिस को सारा किस्सा माजरा समझ में आता है। अब पर पुलिस हैरान हो जाती कि अगर ऐसा था और वो गे के साथ रिलेशनशिप में था, वो उसे गे पसंद था, तो उसने शादी क्यों की, या फिर शादी की तो उससे पहले क्यों नहीं यानी को बताया, जो भी चीजें थी, जो जैसा भी जो था, मर्डर खून करने की क्या जरूरत थी। अब पुलिस साफ साफ समझ जाती है और पुलिस फिर वारंट जारी करके फिर जैसे प्रोसेस के थ्रू वो ले आती है। यहाँ आने के बाद फिर श्रेयन से इंक्वायरी की जाती है। श्रेयन कोर्ट पहुंचता है। ये केस इतना बड़ा हो गया था कि मीडिया तक पहुंच गया था। मीडिया में भी हाहाकार, लोग, साउथ अफ्रीका की पब्लिक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी, क्योंकि लूट-पाट और किडनैपिंग तो एक अलग बात है, यहाँ पर कॉमन थी, बट मर्डर यहाँ पर इस तरह से नहीं होता था कभी भी। और एक भी, वो भी बाहर एक टूरिस्ट के साथ ऐसा हुआ है, तो ये उनके लिए शर्म की बात थी। तो पुलिस, पब्लिक भी बहुत गुस्से में थी, मीडिया तक बात पहुंच गई थी। जब विनोद हिंदुजा आए या जब श्रेयन आते तो मीडिया का झुंड नजर आता था कोर्ट के बाहर। तो जब अब श्रेयन को कोर्ट लाया गया, तो श्रेयन के जो वकील थे उनके पास बहुत तर्क थे, क्योंकि साउथ अफ्रीकन पुलिस अब तक जो भी कर रही थी, उनके पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था, क्योंकि उनके पास सिर्फ गवाह थे। अब गवाह झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, कई चीजें होती हैं, और वकील तो बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में देखते हैं। उनके पास ऐसा कोई पुख्ता और सबूत था नहीं। तो गवाहों के बिना पे ही सारी चीजें हो रही थी, तो केस उतना मजबूत नहीं था एनी दीवानी का। तो अब लियोपर्ड की भी जो गवाही है, अब वो भी कैसे मैटर करती। अब श्रेयन के वकील क्या करते हैं, अपना तर्क रखते हैं, और लियोपोल्ड गे वाली बात कहे उससे पहले वो एक उनके वकील एक नोट पेश करते हैं, जिसमें श्रेयन ने साफ साफ कहा है कि मैं बायोसेक्सुअल, आई एम नॉट पर्टिकुलर गे, मुझे लड़कियों के साथ संबंध बनाना भी अच्छा लगता है, मुझे लड़कों के साथ भी अच्छा लगता है। अब ये स्टेटमेंट साफ खारिज करता है लियोपोल्ड की गवाही को, क्योंकि लियोपोल्ड का कहना था कि वो मेरे साथ गे रिलेशनशिप में थे। और अगर अब ये एनी के वकील कहें कि हाँ, इसको मैटर बनाकर ले जाए कि हाँ भाई वो गे था, अपने रिश्ते को छुपाने के लिए उसने एनी को उस रास्ते से हटाया, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं बायोसेक्सुअल था, यानी कि मैं एनी के साथ भी खुश रहता और उसके साथ भी। तो यहाँ पर लियोपोल्ड की गवाही का कोई नहीं था। तो कोर्ट ने सीधे लियोपोल्ड की गवाही को खारिज कर दिया और इस स्टेटमेंट को अग्री कर लिया कि भाई अब क्या सुने उनसे, जब वो खुद कह रहा है कि हाँ मैं बायोसेक्सुअल हूँ। अब यहाँ पर एनी का केस और कमजोर पड़ गया। अब जोला को बुलाया गया, जोला से गवाही ली गई। तो जोला के जो स्टेटमेंट्स थे, अब स्टेटमेंट वही थे, पर क्रॉस क्वेश्चन के दौरान वो कई बार सक पका गया, कई बार उसकी चीजें मैच नहीं कर रही थी। जैसे जब श्रेय एनी के वकील ने कहा कि अगर ऐसा था, चलो हम मानते हैं कि वो शायद बायोसेक्सुअल था, पर जो वो तो 10,000 रुपए जो लिफाफे में सीसीटीवी में भी नजर आया कि लिफाफे का वो पैकेट हैंड ओवर किया गया जोला को, तो वो किस चीज के लिए थे, वो 10,000 क्यों दिए। तो श्रेयन के वकील ने कहा कि वो 10,000 इसलिए दे गए कि क्योंकि वो एक पर्सनल श्रेयन जो थे वो एक पर्सनल हेलीकॉप्टर राइड का इंतजाम कर रहे थे एनी को सरप्राइज देने के लिए, और वो जोला से करवा रहे थे, यानी कि अपने ड्राइवर से, इसलिए उसको पैसे दिए। ये श्रेयन के वकील ने कहा। अगर ऐसा तो पुलिस कोर्ट ने भी कहा कि अगर ऐसा था तो जिस होटल में वो रुके थे, उस होटल के लोगों के जरिए भी तो करवा सकते थे, होटल वाले तो सेकंड्स में कर देते।
ड्राइवर को ही क्यों अप्रोच किया गया और उसी को क्यों पैसे दिए गए? ये सारे तर्क वितर्क हुए और ये कमजोर पड़ गया एनी का केस यहाँ पर, क्योंकि सबके जवाब सवाल थे। और एनी के वकील के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं, पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं, सिर्फ गवाह। गवाह को कैसे माना जाए, वो भी एक ड्राइवर, कुछ चोर, इनकी गवाही को कैसे आप मान सकते हो, कोई गे। सो इन सब सारी चीज़ों से एनी का केस पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया था। और साउथ अफ्रीका का एक रूल है, अगर वहाँ पर अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, वकील ने प्रूव कर दिया कि नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं है और ये केस अब मजबूत नहीं है, तो जो क्रिमिनल जो विक्टिम है, जो अक्यूज्ड है, जो जैसे श्रेयन, तो उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं ज़रूरत। तो श्रेयन को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो कोर्ट में आए और बिना बोले ही चले गए, उन्हें छोड़ दिया गया। अब ये सारी चीज़ें हुई, सारे स्टेटमेंट्स पलट दिए गए, ज़ोला की गवाही गलत साबित हो गई, क्वाबे को धरा गया, क्वाबे ने कहा मैंने गोली नहीं चलाई, वहाँ अ, जो ज़िलोलो था उसने कहा मैंने गोली नहीं चलाई, सबने अपने अपने तर्क रखे। पर अब पुलिस को केस तो बनता ही था, एक मर्डर हुआ था। अब सारी चीज़ें हुई, केस रफा दफा हो गया, जिसमें जो ज़िलोले था उसे सज़ा मिली कुछ सालों की। फिर मॉन्डे को छोड़ दिया गया, क्योंकि जो पुलिस जो रिसेप्शनिस्ट था होटल का, क्योंकि उसने तो दो पार्टियों को मिलाया था, सिर्फ उसे छोड़ दिया गया। बाकी जो दो क्रिमिनल थे दोनों को सज़ा मिली 20 साल की, 25 साल की। क्वाबे को तो उम्र कैद मिली, क्योंकि क्वाबे पर गोली चलाने का जो वो था, केस था, एनी को मारने का केस था। तो पूरा इतना हाई प्रोफाइल केस, सारी चीज़ें हुई, बट जो अक्यूज्ड जिसके खिलाफ जिसके वजह से ये सारी प्लानिंग हुई, या लोग कहते हैं कि हाँ श्रेयन, लोग क्या, जो सिनारियो था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप सोचिए ना, जिलोले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, छोटी मोटी चोरियां थी, क्वाबे का छोटी मोटी चोरियां थी, मोंडे का कुछ था ही नहीं, जोला एक नॉर्मल ड्राइवर था, ये सारे लोग अचानक इतनी बड़ी प्लानिंग करेंगे। अचानक अगर था ही तो पैसे लूट लेते, मर्डर तो नहीं करते, क्योंकि चोर थे ये लोग, तो प्रोफेशनल ही नहीं थे, मर्डरर थोड़े थे। अगर वो इतनी हिम्मत से प्लानिंग के साथ वो करते हैं, तो कुछ तो होगा। इवन जोला ने इस पूरे स्टेटमेंट के दौरान अपने उस ड्राइवर ने ये भी कहा था कि जब वो रात को ड्राइव कर रहे थे, जब ये सब चीजें नहीं हुई थी, एनी और श्रेयन पीछे बैठे थे, तो इवन वो चैट पर वो मैसेजेस भी देखे गए, वो मैसेजेस पर उसने जोला ने कहा भी था कि सर हमारी फीस मत भूलिएगा। तो श्रेयन पीछे से बैक सीट पर बैठकर चैट कर रहा है कि वो जो पैसे हैं जहां तुम बैठे हो उसी सीट के आसपास एक पैकेट में रखी हुई है। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन भी हो रही है। अब वो जो श्रेयन का कहना था, उसके वकील का कहना था कि वो हेलीकॉप्टर राइड कर रहे थे, ये उसके पैसों की बात हो या जो भी, मतलब इतना उलझा हुआ केस था ये कि सब कुछ सामने दिख रहा है, लोग कह रहे हैं, पर लोगों की जबान की कीमत नहीं है, क्योंकि हमारा जो किसी का भी कानून होता है, कानून तो अंधा होता है, वो सिर्फ उन सबूतों पे ही बात करता है। हम कानून की बुराई नहीं कर रहे हैं, खिलाफ नहीं जा रहे हैं, पर उनकी भी अपनी मजबूरियां, उनके लॉज हैं। बट पर ये सारी चीजें मैं उस हिसाब से, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूं एनी और उनके परिवार वालों की, तो सोचिए वो तो ये सोचूंगी, तड़प रही होगी उनके आदमी के सामने, सब खड़े कह रहे हैं चिल्लाकर, गवाही दे रहे हैं कि ये श्रेयन ने किया, पर कोई मानने को तैयार नहीं, कोर्ट मानने को तैयार नहीं कि श्रेयन ने किया, क्योंकि कोई सबूत नहीं है ऐसे जहां श्रेयन डायरेक्टली इन्वॉल्व। सिर्फ एक जोला था जिसने बात की थी श्रेयन से क्लियरली डायरेक्टली, बाकी सब तो वो थे। तो कैसे, और जोला के स्टेटमेंट्स भी सिर्फ पकाए से थे, सेकंड टाइम पे कुछ चीजें मैच हो रही, कुछ चीजें नहीं मैच हो रही, तो ये सारी चीजें बहुत ही अनवांटेड से लगने लगी थी, इसलिए श्रेयन को साफ साफ विदा कर दिया गया, वो बरी हो गए। और एनी का जो केस था, एनी की जो मर्डर हुआ, एनी की जो हत्या हुई, एनी की जो लाइफ का सेक्रीफाइस हुआ, वो ऐसे ही रह गया। एक प्यारी सी मुस्कुराती हुई लड़की, जो जिसने प्यार किया, शादी के सपने देखे, हनीमून पर गई, वो अपनी लाइफ के सबसे स्पेशल पीरियड के दौरान थी और स्पेशल मोमेंट जी रही थी, और वहाँ पर जाने के बाद उनके साथ ये हुआ। एक जब हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, पर मैं वो फील कर सकती हूँ कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। सोचिए, जिसको आपने अपना सब कुछ दिया, जिसके लिए मतलब जो आपके लिए सबसे स्पेशल है, पति आपका, साथ फेरी लिया, और वही अगर एक प्लानर बन जाए, एक मर्डरर बन जाए, हमें नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं, बट एक एक सामने वो फेस तो बन गया, एक वो एक इमेज तो बन गई। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो सोचिए कितना गलत है। और
अगर ऐसा नहीं है तो किसने क्यों किया, किसने किया, उस लड़की ने किसका क्या बिगाड़ा था, उस परिवार ने क्या बिगाड़ा था, ये सब सोचते हैं तो अ, हम समझ नहीं पाते कि क्या स्टेटमेंट है, क्या कहें। तो ये अनी दीवानी की कहानी थी। मुझे उम्मीद है इसमें कहीं उलझने थे, कई चीज़ें हों अ, थी मुझे उम्मीद है, पर जो मोटा-मोटा जो किस्सा था, जो इंसिडेंट था, वो आपको समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जो जब भी मैं कोई कहानी सुनाऊँ आपको ज़रूर पसंद आए, और आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आपको कोई कमी नज़र आई, कोई खूबी नज़र आई, क्या आप चाहते हैं, किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएँ। ये मुलाकातों का सिलसिला मैं इसी तरह से जारी रखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये परिवार जो है हमारा और आपका एक जो रिश्ता है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। और प्लीज़ अगर आप अपने मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और हाँ प्लीज़ आप प्रेस का आइकन जो है वो मतलब जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दें, और जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब भी कोई कहानी लेकर आऊँ तो आपको ज़रूर पसंद आए, और आपके पास कोई किस्से कहानियाँ हो, आपके आसपास कोई घटना हो, तो आप वो मुझे बता सकते हैं। मैं वो भी आपके सामने ज़रूर पेश करना चाहूँगी, आपकी वो कहानियाँ दूसरों तक ज़रूर पहुँचाना चाहूँगी। और मैं बस आपसे ये कहूँगी कि मुझे पता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं, हम कब क्या हो जाए, हादसे का कोई भरोसा नहीं, हादसा कैसे भी हो सकता है, खूबसूरत हादसा हो सकता है, बुरा हादसा हो सकता है। पर हाँ, अपनी आँखें खुली रखें, कान खुले रखें, अलर्ट, एक अपने आप को सावधान करना, अलर्ट करना, ये इसका एक सेंस होना चाहिए, एक इतने जागरूक रहें आप। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है खुद को उस चीज़ में झोंकना और जंप करना, बट हाँ, कोशिश कीजिए अगर आप किसी तरह से किसी की मदद कर सकते हैं तो। और तब तक के लिए बस अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और तब तक के लिए मिलते हैं वापस से दोबारा। टेक केयर, बाय बाय।